आज से हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर्स यूट्यूब पर कवर करेंगे एंड डैम श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 1 का नेम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पूरा चैप्टर इसी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के ऊपर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और पहले ही बोल तो कुछ भी रटना नहीं है क्योंकि सब कुछ आपको मैं प्रैक्टिकली इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होता है जब ज़्यादा गर्मी में आप दूध को बाहर खुला छोड़ दोगे तो दूध फट जाएगा, है ना। लोहे का तवा या जो तसला होता है उसको अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, अगर कोई गेट है ना वो लोहे का है, उसको अगर ऐसे वायुमंडल में पूरी तरीके से खुला छोड़ दे तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगी। अंगूर का किण्वन हो जाता है, यानी आपने देखा होगा अंगूर पूरा सूख जाता है। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी जो भी क्रियाएं हैं वो एक तरीके से यानी लोहे से, है ना, लोहे में जंग लगना, लोहे से लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा समझ में आया। दूध का फटना एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है ना। तो यहाँ पर अभी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। ये यहाँ पर दिया है, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति अथवा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है, यानी उसकी जो भी परिस्थिति है, जो भी पहचान है वो चेंज हो जाएगी। जैसे पहले दूध था, अब फटा हुआ दूध बन गया। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एक डेफिनेशन ये लिख सकते हो, तो किसी भी वस्तु, तरल पदार्थ जो भी है उसकी प्रकृति तथा पहचान में जो भी चेंजेस आता है, जो भी उसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जो भी वस्तु है, जो भी तरल पदार्थ है उसकी प्रकृति या पहचान में जो भी बदलाव होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। यानी इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, और ये सब क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब दिया है, शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। यानी अब साइंस क्या करती है, विज्ञान कहीं भी किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट करती है। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ पर दिया है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है, जब चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो काई में चेंज हो जाती है वो श्वेत चूर्ण में, है ना। अब यहाँ पर दिया है, ये श्वेत चूर्ण को क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये जो श्वेत चूर्ण होता है वो असल में मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। यहाँ पर दिया है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। यानी जो वायु है उसमें जो ऑक्सीजन उपस्थित है और जो मैग्नीशियम है, उन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आया समझ में। देखो अब एक यहाँ पर दिया है क्रियाकलाप, जिसको आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि असल में रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है ना। देखो यहाँ पर दिया है, एक शंक्वाकार जो परख नली होती है, फ्लास्क जो भी होता है, आप उसमें दानेदार जिंक लीजिए। जिंक यानी जस्ता। आपको कुछ मतलब अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आपको सारे जो भी तत्व हैं उनको याद करना पड़ेगा और उनको काई से इंडिकेट करते हैं, है ना, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन को O से किया जाता है, कार्बन को C से किया जाता है, जिंक को Zn से किया जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। और आपकी पूरी टेबल आती है जिसमें इनकी परमाणु संख्या भी होती है ना। तो आप सब याद करो, ये इसी से आपकी ये जो भी इक्वेशन वगैरह है, जो भी समीकरण है, आप उसको काफ़ी इजीली कर पाओगे। यहाँ पर दिया है एक मतलब जो परख नली हमने क्या करना है, उसमें जिंक लेना है, जस्ता लेना है ना।
उसमें क्या मिलाना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है ना। अब इसमें क्या, जब आप मिलाओगे तो परख नली का जो तापमान रहेगा वो चेंज हो जाएगा, कुछ बुलबुले थोड़े बनेंगे और उस परख नली का तापमान चेंज होने लग जाएगा, उस लिक्विड में कुछ ऐसी क्रिया होगी। तो जो क्रिया हो रही है उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आया समझ में। अब यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रखा है, ये इसने ऐसा फ्लास्क लिया, इसमें क्या किया, जिंक का फार्मूला क्या होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है H2SO4। तो यहाँ पर Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ZnSO4 अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी। अब आप सोचोगे ये सल्फ्यूरिक अम्ल का ये फार्मूला कैसे लिख दिया, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर दिया है, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मैंने क्या कहा, ये जो भी चेंजेस हुआ ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। अब आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें दी गई है। एक तो किसी भी चीज की अवस्था में परिवर्तन होगा तब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। एक किसी के रंग में परिवर्तित हुआ, यानी ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें नीला कलर बैंगनी कलर बन जाता है लिक्विड का पानी, तो इस तरीके से अगर रंग में परिवर्तित होता है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन, है ना। तो ये क्या है, जब भी ऐसी चीजें होती है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब आप यहाँ पर दिया है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। प्रतीकात्मक क्या होता है, देखो जो मैंने आपको जिंक का फार्मूला बताया, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का बताया, तो ये जो प्रोसेस हो रही है जिसको हम किसी चिन्ह के माध्यम से, किसी प्रतीक के माध्यम से लिख रहे हैं, किसी सिंबल के माध्यम से लिख रहे हैं, तो इसमें इस चीज का हम आगे देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर दिया है रासायनिक समीकरण। तो अब रासायनिक समीकरण क्या है, ये भी एग्जाम में आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब किसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिलकर क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होती है। अब अभिक्रिया में तो पूरा ये हिंदी में लिखेंगे हम कि हमने जो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में है मैग्नीशियम रिबन का दहन किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर अगर इसको रासायनिक समीकरण में लिखना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूलास का यूज करेंगे, या फिर सीधा हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी रासायनिक समीकरण किसी भी चीज को बहुत सिंपल रूप में लिखती है ना। अगर कोई भी लंबा वाक्य है उसको छोटे छोटे से लाइन में लिखना है तो एक रासायनिक समीकरण बन जाएगी। जैसे कि आप पूरे इस वाक्य को पढ़ो, है ना, जो पूरा इतना पैराग्राफ दिया इसको पढ़ो, या फिर आप इतनी सी लाइन को समझ लो, तो ये इतनी सी जो लाइन है ना इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो अब इसकी परिभाषा लिखना है तो आप क्या लिखोगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को, जो भी उसमें भाग ले रहे हैं ना, जैसे इसमें ऑक्सीजन ले रहा है, मैग्नीशियम ले रहा है, तो भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर दिया है अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसको अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम एक अभिकारक है, ऑक्सीजन एक अभिकारक है। अब अगर अभिकारक की परिभाषा पूछ ले तो सिंपल सी बता दो आपको, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, तो इसमें जो भी पदार्थ हिस्सा ले रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, अभिकारक। तो मैग्नीशियम एक अभिकारक हुआ और ऑक्सीजन एक अभिकारक हुआ। गॉट इट। अब यहाँ पर आपको थोड़ा और इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये रासायनिक समीकरण लिखी कैसे जाती है ना।
तो यहाँ पर दिया है शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। पहले मैं पढ़ लूँ, आपको सबको समझा दूंगी, डोंट वरी। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाई ओर यानी LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर यानी RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। देखो, कोई भी अभिकारक है, जैसे एक अभिकारक मान लो नंबर 2 और एक अभिकारक मान लो 5, यानी 2 और 5 मिलकर जो भी बनाएंगे, है ना, उसको इधर लिखेंगे, यानी इधर हुआ RHS और इधर हुआ LHS। और यहाँ पर दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनके बीच में हमें क्या करना है, एक प्लस का यानी योग का निशान लगाना है। तो 2 और 5 के बीच में हमने क्या किया, योग का निशान लगाया। अगर ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, तो क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। तो 7 इसका रिजल्ट निकला, इसलिए एक एरो का निशान लगा के हमने एरो का मुंह किधर किया, जो उत्पाद बना। सिंपल आया समझ में। तो इस मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बता दूं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिले, है ना, इन दोनों की क्रिया हुई, मतलब तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो उत्पाद बना उसको हम इधर लिखेंगे RHS साइड और इसको किधर लिखेंगे, LHS साइड। और बीच में क्या करेंगे, तीर का निशान लगाएंगे जिसका मुंह किधर की साइड करेंगे, उत्पाद की तरफ। अब आती है रासायनिक समीकरण लिखना। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखी जाती है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी अब रासायनिक समीकरण क्या होती है ना, यहाँ पर रासायनिक समीकरण शब्दों में लिख रखी है। अगर आप इसे प्रतीकों के रूप में लिखें तो ये समीकरण और छोटी हो जाती है। अब आया समझ में, इसलिए इसको क्या प्रतीकों के रूप में लिखना और ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को से दर्शाया जाता है Mg से, और ऑक्सीजन को काई से दर्शाया जाता है O2 से। तो यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो इसको इसे रासायनिक समीकरण में अगर हमको लिखना है तो हम इस तरीके से प्रतीकों के माध्यम से लिखेंगे। अब अगर मैं बोल दूं कि ये जो इक्वेशन लिखी है, ये जो समीकरण लिखी है, ये गलत है, तो कैसे गलत है, क्योंकि इसमें जो भी तत्वों की संख्या है वो गलत है, वो समान नहीं है। अब इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलित होना। तो अब ये कैसे होता है, चलिए मैं ये भी बता देती हूँ। यहाँ पर दिया है आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में समझाओ, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी जो भी समीकरण टूटती है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था Zn और H2SO4, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक है और ये SO4 दोनों साथ में हो गए, और लास्ट में जो H2 था ये बेचारा अलग अकेला बच गया। तो यहाँ पर जो भी कंकाली समीकरण होती है, कंकाल किसको बोलते हैं, जो आपकी हड्डियाँ होती है, तो जो चीज़ अलग बच जाती है उसको संतुलित कैसे किया जाता है। तो अब इसको हम यही जानेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ पर जिंक को लिख रखा है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिख रखा है H2SO4। ये फार्मूला आप याद कर लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। अब यहाँ पर दिया है जिंक सल्फेट, इसका फार्मूला क्या है ZnSO4, और हाइड्रोजन क्या है हमारी H2। चलो बता दो कि समीकरण को इक्वल कैसे किया जाता है, यानी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। तत्व क्या होते हैं, तत्वों को लिख लो। पहले जितने भी तत्व इसमें दिए हैं उनके नाम लिख लो। यहाँ पर काई का जिंक यानी Zn एक तत्व है, हाइड्रोजन अलग तत्व है, सल्फर अलग तत्व है, और ऑक्सीजन अलग तत्व है। तो इन चारों तत्वों को लिखो। यहाँ पर लिखो तत्व। ऐसा आपको एग्जाम में आ सकता है, समीकरण को संतुलित करना, है ना, नंबर में आता है, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। यहाँ पर लिख रखा है पहला तत्व कौन सा हमारा बनेगा, Zn यानी जिंक, फिर बनेगा हमारा हाइड्रोजन, फिर बनेगा हमारा सल्फर, और फिर बनेगा हमारा ऑक्सीजन। 4 तत्व हो गए इधर। ये किधर की है,
अब देखो सबसे पहले इसमें और कोई सा है, इधर भी Zn है, इधर भी S है, इधर भी ऑक्सीजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। गॉट इट। तो अब क्या है, हमको यहाँ पर लिखना है सिंपल सा LHS और RH है ना, लिखा। अब LHS यानी इसको है और RHS का मतलब ये है। तो LHS क्या लिखा हमने, LHS में Zn, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। ठीक है, आया समझ में। तो Zn की LHS में क्या संख्या होगी, 1। पहले इधर LHS की बात करेंगे, फिर RHS को देखेंगे। पहले LHS के परमाणुओं की संख्या लिखो, यहाँ पर लिखी मतलब इसके तत्वों की संख्या लिखो, है ना। तो इसका Zn कितना है, 1 है। H2 के पीछे कितना लगा है, 2 है ना, तो कितना हाइड्रोजन कितना है, 2। सल्फर के पीछे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। सल्फर कितना है, 1। फिर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पीछे कितना लिखा है, 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4। आया समझ में यहाँ तक। अब RHS की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर Zn की संख्या कितनी है, 1। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ढूंढो का है, ये रहा हाइड्रोजन, इसकी संख्या कितनी है, 2, इसकी लिखी 2। अब आती है सल्फर की बारी, तो सल्फर कितना है, 1। तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है, 4। यानी ये इक्वल पूरी जो भी समीकरण है वो पूरी संतुलित है, क्योंकि इसमें सभी तत्वों की संख्या समान है। LHS में 1 है तो RHS में भी 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 4 है, इधर 4 है। अब अपन एक असंतुलित समीकरण को सोल्व करके देखें। यहाँ पर दिया है Fe प्लस H2O इक्वल टू, यानी जो भी इसका एरो है वो, और फिर क्या आता है Fe3O4 प्लस H2। अब देखो मैं आपको बता दूँ, सभी तत्वों को लिख लो। फर्स्ट में तत्व कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा Fe, एक हो जाएगा H और एक हो जाएगा O। इधर देख लो, इधर कौन कौन से, FeOH, इधर भी 3 ही है, इधर भी 3 ही है, सिंपल। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS और RHS। सबसे पहले संख्या लिखनी है हमें Fe की। Fe कितना है यहाँ पर, Fe है यहाँ पर 1, कुछ नहीं है नीचे, मतलब क्या है, 1 है ना। यहाँ पर अब बात करेंगे हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है ना। समझ में आया यहाँ तक। अब RHS की तरफ की बात करें, RHS में Fe कितना है, यहाँ पर तो 3 दे रखा है, इधर तो 1 दे रखा है, तो यहाँ पर RHS लिख देंगे 3। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो ऑक्सीजन को लिख दिया हमने 4, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। अब आप यहाँ पर देखोगे LHS और RHS जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, इनके तत्वों की संख्या सबकी अलग अलग है। तो अब हम इसको इक्वेशन को, इस समीकरण को संतुलित करेंगे। अब ये कैसे करना है, तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो तत्व सबसे ज़्यादा है पहले हम उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर Fe की बात करें तो LHS में Fe 1 है और RHS में Fe कितना है, 3 है ना। तो हमको क्या करना है, अगर किसी भी तत्व की संख्या बढ़ानी है तो उस तत्व के आगे 3 या 4 कुछ भी लगाना पड़ेगा, उसके नीचे नहीं लगा सकते हम। तो यहाँ पर Fe को हमें 3 करना है, तो हम क्या करेंगे, Fe के आगे 3 लगा देंगे। अब Fe की संख्या आप देख लो, इधर 3 Fe हो गए, इधर भी 3 Fe हो गए। आप यहाँ 3 को नीचे नहीं लिख सकते, आपको 3 को हमेशा एक किसी भी तत्व के आगे ही लिखना है, हमेशा ध्यान रखना। अब Fe 3 हो गए, तो यहाँ पर हम लिख लेते Fe का तो काम खत्म है ना। अब बात आती है H की, यानी हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो यहाँ पर तो हमारी दिक्कत है ही नहीं हाइड्रोजन की। अब बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इधर तो 4 है पर इधर तो 1 है। तो क्या करेंगे हम, इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए इधर LHS की साइड हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब आप देखो 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए, पर गड़बड़ कहाँ हो गई, हाइड्रोजन के साथ में। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या 8 बन गया। 8 कैसे बना, अगर हमें तत्वों की संख्या देखनी है, यहाँ पर आगे 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे 2 है, तो 2 चौक 8, ठीक है, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। समझ में आ गया, ऐसे इंटू करके उसकी संख्या निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10, यानी H की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। आगे समझ में। तो यहाँ पर कितना हो गया, हाइड्रोजन तो 8 हो गया, अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 का काई में गुणा करें कि 8 बन जाए।
वापस से 4 लगा दे उसके सामने, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 8। वापस से इसको इक्वल करें, देखो FeHO। अब लिखते हैं LHS, RHS और इधर लिखेंगे इनकी संख्या। अब यहाँ पर देंगे Fe3 हो गया, इधर भी Fe3 हो गया, इधर हो गया हाइड्रोजन कितना 2 चौक 8, यानी 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी कितना 8 हाइड्रोजन हो गए। अब इधर बात करें तो 4, यानी इसके आगे की संख्या ये इसकी संख्या मानी जाएगी, तो 4 ऑक्सीजन हो गए और इधर भी कितना हो गया, नीचे की संख्या इसकी 4 हो गई। आ गया समझ में, हो गया इक्वल। तो इसे बोलते हैं समीकरण को संतुलित करना। और आपको इस तरीके की उल्टी सीधी समीकरण देके ये कहा जाएगा कि आप समीकरण को संतुलित करके दिखाओ, अगर दम है तो, अगर नंबर लाना चाहते हो तो, है ना। अब यहाँ पे कुछ नियम बता दूं मैं आपको। देखो नियम काय के समीकरण को संतुलित करने के, ताकि आपको और बुक की लैंग्वेज से आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया है सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। यानी यहाँ पर हमने क्या किया था इस वाले में कि जो हमारा Fe था वो 3 था और इधर LHS में तो 1 था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले Fa को संतुलित किया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है तो हमें किसको, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। फिर बाद में जो भी है हम LHS और RHS को दोनों को इक्वल करके उनकी संख्याओं को फिर लिखेंगे आगे, है ना। अब यहाँ पर सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है सेकेंड रूल में, मैं आपको बता दूँ कि जो हमने आगे 4 गुणांक लगाया है ना, यहाँ पर इस समीकरण में हमने क्या किया था, H के आगे 4 लगाया। कोई स्टूडेंट ऐसा कर देता है कि O के नीचे 4 लगा के खेल ही खत्म कर देता है, क्योंकि इधर भी H2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए, है ना, H2 हो गए तो खेल खत्म। इन्होंने क्या किया, पर यहाँ पर कभी भी 4 आप नहीं लगा सकते, आपको हमेशा संख्या आगे ही लगानी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी तत्व के नीचे उस संख्या को लटका दे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर यही दिया है, संतुलित करने के लिए हम गुणांक 4 जो भी हम लगाकर उसको कहाँ लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। लेकिन आप H2O4 नहीं कर सकते, या फिर H2O पूरा होल वो करके होल लगा के यानी कोष्टक लगा के 4 नहीं लिख सकते, है ना। इस तरीके से आपकी जो संतुलित समीकरण बनेगी वो ये बनेगी। यहाँ पर दी है, लास्ट वाली देख लो, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है और पूरी प्रोसेस वही बता रखी है। यहाँ पर 3Fe हो गए, इधर भी 3Fe हो गए, इधर हो गए हमारे 4 और 2 यानी 8, 2 चौक 8 इंटू करना है आपको, है ना। 2 चौक 8 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 चौक 8 इधर हो गए। अब ऑक्सीजन कितना है 4, क्योंकि इधर आगे 4 है, यानी दोनों की संख्या में ऐड हो गए। दोनों तत्वों का जो भी आगे संख्या लिखी हुई है वो दोनों तत्वों की होगी। तो ऑक्सीजन भी 4 है, इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है 4, तो LHS RHS इक्वल हो गए। तो ये हो गए संतुलित समीकरण। अब यहाँ पर एक और लाइन लिखी गई है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। मतलब कहीं भी आपको पूछ लिया जाए तो कि हिट एंड ट्रायल क्या है, तो समीकरण को संतुलित करना हिट एंड ट्रायल विधि कहलाता है। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं इसके प्रकार कितने होते हैं। तो देखो ये होती हैं 5 प्रकार की। पहली होती है संयोजन अभिक्रिया, है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर होती है वियोजन अभिक्रिया दूसरी। तो संयोजन का मतलब आपको समझ में आता है, संयोजन यानी संयोग यानी मिलना, वियोजन यानी जो भी मतलब उसका अलग अलग भागों में टूटना यानी अलग होना। विस्थापन अभिक्रिया फिर होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया और लास्ट आती है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो देखो इनके डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर दिया है वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, है ना, या 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी 2 अलग तत्व मिल रहे हैं, 2 अलग पदार्थ मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं, यानी एक उत्पाद बना रहे हैं मिलकर। तो क्या हो जाएगा हमारा वो संयोजन अभिक्रिया। जैसे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पर दिया है कोयले का दहन। तो यहाँ पर कार्बन मिला और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, जल का निर्माण हुआ। यानी H2O किसका फार्मूला है, जल का, है ना। तो यहाँ पर दिया है H2 मिला और O2 मिला तो क्या बना, H2O, है ना। अब इस समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं।
अब बात करते हैं वियोजन, यानी जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ की इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, लिख सकते हो आप, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो बताऊं, लिख रहे हो, इसकी परिभाषा लिखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या बताया, वियोजन यानी वियोग यानी बिछड़ना। तो इस तरीके से तो क्या होगा, जो भी एकल अभिकारक है यानी एक उत्पाद है, वो अगर टूटकर दो अधिक उत्पाद बनाएगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इस डेफिनेशन के एग्जाम्पल आप देख सकते हो, काफी अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल आप इसका देना, CaO3 यानी ये चूना पत्थर का फार्मूला है ना, CaO3 तो क्या बनेगा, CaO और प्लस CO2 यानी बुझा हुआ चूना इससे बना, और क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये एकल उत्पाद काय में दो अलग उत्पादों में विभाजित हो गया। समझ में आ गया। अब रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखो, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वो क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, Zn प्लस CuSO4 यानी जो कॉपर सल्फेट है और जिंक है, वो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, और साइड में आपका Cu अलग से निकाल देता है। अब इस विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा थी कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। अब किस इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, Zn यानी जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसने क्या किया, जो भी कॉपर सल्फेट है ना, इसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया, और ये किसके साथ मिल गया, सल्फेट के साथ यानी SO4 के साथ। तो यहाँ पर क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और बेचारा Cu है जो ये अकेला रह गया। तो इसकी जो डेफिनेशन थी उसके मुताबिक ये इक्वेशन दी है, और इसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। द्विविस्थापन के बारे में लिख लो, इसकी परिभाषा क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार बोल दूं, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप ये लिखना, यहाँ पर दिया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जब ये रासायनिक अभिक्रिया इनके बीच होती है तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये आपको याद करके जाना पड़ेगा। जब आप ये लिख के आओगे तो आपके नंबर और अच्छे आएंगे। इसमें हमारी डेफिनेशन क्या थी, देखो इसमें क्या था, दो यौगिक थे, यानी ये दोनों मतलब ये दोनों यौगिक है, इन दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। यानी इसका An इसके Cl के साथ जुड़ गया, और इसका जो SO4 था वो किसके Ba के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया, यानी इन्होंने अपने आयनों का एक्सचेंज कर लिया। अब लास्ट बता दूं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जो पांचवी अभिक्रिया होती है वो, तो यहाँ पर दिया है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी मतलब कोई ऐसी अभिक्रिया हो रही है जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होगी पर हाइड्रोजन की कमी होगी, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी उपचयन। उपचयन अपचयन में बहुत कंफ्यूजन होगा, तो इसको किसी किसी ट्रिक से याद कर लेना, है ना। उपचयन यानी क्या होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी। और अपचयन अभिक्रिया जब होगी उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन में तो कमी होगी पर हाइड्रोजन में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है CuO प्लस H2। तो क्या बना, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया हुई, और यहाँ पर काय की ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ पर क्या हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका संक्षारण। ये भी एग्जाम में आता है कि संक्षारण है क्या। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में अपने नोट्स में से आपको बता देती हूँ। इन नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं काफ़ी कम प्राइस में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लो। यहाँ पर ये आपको इस टेलीग्राम यूजर नेम
रॉक्सिन 4311 पर अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको आप काफ़ी कम प्राइस में खरीद सकते हैं ना। आपको काफ़ी सिस्टेमेटिक वे में जो मैंने पढ़ाया है वो सारी डेफिनेशन मैंने इसमें लिख दी है विथ एग्जाम्पल। चलिए संक्षारण का क्या है, तो जब कोई भी धातु होती है वो ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उससे क्या होता है, जो धातु की ऊपरी सतह होती है वो कमजोर हो जाती है या फिर संक्षारित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, संक्षारण। एग्जाम्पल बताऊं, लोहे की वस्तुओं में जंग लगना, यानी आप किसी भी एक लोहे की चीज को है ना ऐसे खुले वायुमंडल में छोड़ दो और उस पर कुछ भी ऑयल पेंट वगैरह मत करो, तो उससे क्या होगा, जो वायुमंडल की आर्द्रता वगैरह होगी, ऑक्सीजन होगी, तो उससे क्या होगा, जो भी वो लोहा है उसकी परत में कमजोर हो जाएगी, वो टूटने लगेगी और उसमें जंग लग जाएगी। आपने देखा होगा जंग लगने के बाद वो जो लोहा होता है वो टूटने लग जाता है, खराब हो जाता है, इस तरीके से। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जो चांदी होती है उसके ऊपर एक काली परत जम जाती है तो उसको भी संक्षारणी कहा जाता है ना। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो संक्षारण के क्या है, एक तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना और दूसरा चांदी के ऊपर काली परत जमना। देखो अब ये विकृत गंधिता क्या होती है, टॉपिक दिया है तो छोड़ने का तो कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पर दिया है जो भी वसायुक्त और जो भी तेलीय खाद्य सामग्री होती है ना। विकृत गंधिता की डेफिनेशन बता रही हूँ, लिख सकते हो। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में जब आती हैं तो उसका वो जो है वो उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और जो गंध होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अब आपने देखा होगा कैसे तेलीय पदार्थ, जो आपने चिप्स देखी होगी, अगर चिप्स को आप कुछ टाइम तक खुला छोड़ दो तो उसमें तेल तेल की स्मेल आने लगेगी या उसमें गंध या उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, है ना। पर अगर जो भी पॉलीथीन होती है, चिप्स की थैलियाँ होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन हटाकर क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय होती है, जिससे क्या होता है, चिप्स का उपचयन नहीं होता। समझ में आ गया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को विकृत गंधिता बोलते हैं। अब इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। ये जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है इसमें आपको ये भी दिया है कि समीकरण को संतुलित कीजिए। चलिए आप में हिम्मत है तो मुझे करके बता दीजिए, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से आपको ये चीज़ समझाई है तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए इस चीज़ का, है ना। तो चलिए चैप्टर को एंड करते हैं। एंड कैसा लगा आपको चैप्टर, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, हर एक टॉपिक को क्लियर किया है। इनके नोट्स आप इस टेलीग्राम यूजर नेम से परचेस कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी 5 में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।